बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं ज़ैन अली। जब से जो बाइडन यानी अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, बैनुल अक़वामी ख़बरें जो हैं वो बहुत गर्म हो रही हैं। कल ख़बर आई थी कि अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब को असले की फ़रोख्त रोक दी है। इससे पूरे ख़त्े में क्या असरात मुरतब होंगे? साथ ही साथ चाइना और ताइवान की जो रिफ्ट है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, दूसरी तरफ चाइना ने आज जो है वो ताइवान को बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज दिया है कि आज़ादी का मतलब है जंग। अगर खुदा न खास्ता ये जंग होती है तो इसके ख़त्े में क्या असरात होंगे? फिर इसराइली चीफ़ का वो बयान, जब जो बाइडन पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ हेड टू हेड नहीं चलेगा, लेकिन लग ये रहा है कि जो बाइडन इसराइल और ईरान को कोई ज़्यादा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन खाते में नहीं लेकर आ रही। मुबशर लुकमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इस बैनुल अक़वामी अहम डेवलपमेंट्स पे उनका तजिया लेंगे। मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो अमेरिका की इस पॉलिसी से शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा कि यूएई और सऊदी अरब को असला फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। जो बाइडन जो हैं वो एक नई कोई पॉलिसी लेकर आए हैं, क्या हो रहा है? नहीं, पॉलिसी नहीं, देखें बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं। आप एक बात समझें कि इस खत्े में उनके तीन चार बड़े इम्पोर्टेंट एलाइज़ हैं, जिनमें इजिप्ट है, जिनमें पाकिस्तान है, और जिनको उन्होंने F-16s भी दिए हुए हैं। और अब यूएई का और सऊदी अरेबिया का एक बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के साथ। और जो है अमेरिकन इंतज़ामिया जो है उसने एक सर्टन बैलेंस तो क्रिएट करना होता है ना, तो वो ये चाहेंगे कि पहले उनको ये अश्योरेंसेस मिलें कि इस इक्विपमेंट के ऊपर कोई इंडियन ट्रेन नहीं होगा। अच्छा। या ये टेक्नोलॉजी जो है उनके साथ नहीं शेयर होगी, क्योंकि वरना खत्े में बड़ा एक इम्बैलेंस हो जाएगा। इंडिया एक इतनी ज़्यादा वेपन परचेजिंग पे लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम है कि वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस बड़ी हुई हैं, जिनमें जमाल खशोगी वगैरह जो हैं वो उसका बड़ा और बाइडन जो है वो बड़े क्लियर हैं उस पर। और मेरी बाइडन इंतज़ामिया में कुछ लोगों से बात हुई है, दो तीन लोगों से, और वो सारे जो हैं वो MBS के ख़िलाफ़ हैं। और वो चाहते हैं कि जब तक ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है सऊदी अरेबिया अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता, तब तक अमेरिका उसका पेट्रन इन चीफ के तौर पे नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा। उसका बायर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, लेकिन पेट्रन इन चीफ नहीं कि हर बात आंखें बंद करके उसकी जो ले ली। तीसरा ये कि सऊदी अरेबिया की वजह से खित्ते में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है उनकी वेपनाइजेशन की वजह से। बाइडन ईरान को भी एक मेन फ्रेम में लेके आना चाहते हैं, जहाँ वो एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीज़न के तौर पे फंक्शन करें यूनाइटेड नेशंस के अंडर, उस अम्ब्रेला के अंडर। तो अगर उसको हर वक्त थ्रेट ही रहनी है दो लोगों से और उसी को इक्विप होते रहना, तो फिर ईरान भी रिटेलिएट करेगा। 8 करोड़ उनकी आबादी है मेरा ख्याल है, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो उन्होंने खित्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस ऑफ पावर करना है, कुछ अश्योरेंसेस लेंगे। उसके बाद यूएई को सेल हो जाएगी मुझे लगता है, लेकिन सऊदी अरेबिया की जो सेल है वो उस पर काफ़ी, क्योंकि यूएई के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है ह्यूमन राइट वायलेशंस वगैरह का। सऊदी अरेबिया के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं वो ये हैं। और बाइडन इंतज़ामिया क्योंकि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर आई है और उस स्लोगन के ऊपर आई है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को इग्नोर करना, ख़ास तौर जबकि एक अमेरिका की अदालत में MBS के ऊपर कत्ल का मुकदमा दायर हो चुका है और वो चल रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम हियर। बट एक सर्टन गारंटीज़ देनी पड़ेंगी दोनों को कि ये इक्विपमेंट किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है और किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन माहिरीन तो सर, जो मैं पढ़ रहा था ये कह रहे हैं कि आते ही जो बाइडन का ये जो बयान है कि ये जो डिसीजन है वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है 4 महीने से कह रहे हैं ना। वो तो इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने कहा था कि एक तो ईरान वाला कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करेंगे, रीविजिट करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हम जमाल खशोगी की वजह से हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते, वी विल इन्वेस्टिगेट दैट। और यूएई जो है अब उनको कुछ ना कुछ तो अश्योरेंसेस देगा ना कि वो इक्विपमेंट यूज़ कैसे होना है, किसके ख़िलाफ़ होना है, कहाँ पे होना है। अब ये तो नहीं है ना कि उधर वो टर्की के पास भी है F-16, उधर उसके पास भी है, सारे आपस में अमेरिकन इक्विपमेंट से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो बैलेंस भी तो एक रखना है। और अगर ये ईरान वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रीविजिट होता है या इसमें कोई चेंजिंग की जाती है तो फिर क्या बनेगा ताल्लुकात? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि ईरान वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली उसको क्लोज़ किया था। उसमें ईरान की तो कोई गलती नहीं थी और ईरान ने तो कोई बैकआउट नहीं किया था।
बल्कि ईरान ने पहली बारी यूनाइटेड नेशंस के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको इजाज़त दे दी थी कि वो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को विज़िट करें, सब कुछ करें। उसके बाद से अभी तक 3 दफ़ा ईरान के ऊपर मुख्तलिफ हमले हो चुके हैं। कभी कासिम सुलेमानी शहीद हो जाते हैं, कभी उनके न्यूक्लियर रिएक्टर के हेड जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, कभी उनके न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर साइबर अटैक्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इस पे रिसीविंग एंड पे तो ईरान है, तो ईरान जो है वो उसका तो कॉन्ट्रैक्ट रिविजिट होना चाहिए, बिकॉज उनका भी हक है कि वो एक क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वो अपने लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। और अगर वो यूनाइटेड नेशंस की अम्ब्रेला के अंडर कर रहे हैं तो फिर कहीं पे तो कोई वायलेशन नहीं हो रही ना। ये तो हम उन लोगों के साथ तो दुश्मनी नहीं हमारी के यार वो फाका भी करें, भूखे भी रहें और हमें क्योंकि पसंद नहीं, तो ये वाली पॉलिसीज तो नहीं चलेगी। एंड आई थिंक बाइडन विल रिविजिट दैट, और ये उनके एजेंडा का हिस्सा है। ठीक है, उससे इस खत्ते में भी आप देखें कि हालांकि इजराइल की तरफ से इतना सीरियस बयान आया उनके आर्मी चीफ की वजह से, लेकिन अमरीकी इंतजामिया किसी ने जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा। ये एक इजराइल को भी पैगाम है, मैं ये पूछने लगा था। सबको पैगाम है। आप ये देखें ना कि अभी मुझे वो राव साहब ने बताया कि कल B-52 बम्बर्स उड़ा रहे थे, उड़ाया वो B-52 बम्बर्स उड़ाने का मतलब है ये बताना कि हमारी प्रेजेंस है यहाँ पे। अगर हम 2-3 साल से हम अमेरिका में रहे हैं और ट्रंप ने इग्नोर किया इन चीज़ों को और जो तुम्हारा दिल किया तुम्हें करने दिया है, तो ये मत सोचो यू आर डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मैन पावर एंड अमेरिकन मनी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो बहरहाल है तो चौधरी ना, ऐसा ही। तो चौधरी फिर कभी गांव का राउंड भी लगाता है। लेकिन भाई साहब जो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उड़ाई जा रही थी कि शायद अमेरिका जो है वो इजराइल को इस खत्ते में या स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक है उसमें मजबूत कर के इजराइल और उनकी एक बड़ी क्लोज किस्म की एक एसोसिएशन है जो ना एक रात में बनी है और ना एक रात में ख़त्म होनी है। लेकिन अमेरिका को बहरहाल अपना देखना है, उन्होंने पहले वो देखना है कि उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अमेरिका के मुल्क की, अमेरिका जो है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है आप देखते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स में इमिग्रेंट्स है, तो और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम इमिग्रेंट्स की है। ऐसे ही। इसी तरह अमेरिका का ट्रेड जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ है, तो उसको हर एक के साथ एक बैलेंस रखना है कि किसी को वो पसंद ज़्यादा करता है उसको मुराद ज़्यादा दे देगा, सब कुछ कर देगा, तो दूसरे को फाका तो नहीं करने देगा ना, क्योंकि वो भी उसके बैलेंस रखेगा। मेरा ख्याल है बाइडन जो है ना वो लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी पे आएंगे। लेकिन इसमें जो मुझे एक इशू नज़र आ रहा है बाइडन की पॉलिसी में वो है अफ़गान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, कि मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शायद अमन इतनी जल्दी ना आए जितना हमने सोचा, और वो बाइडन इंतजामिया के लिए चैलेंज होगा बहुत बड़ा। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो खुद उसको ले रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं आके। और ये तालिबान का जो मुआहदा है ये बस अब मुझे लगता है कि ये चंद दिनों की मार है। अच्छा, अमेरिका और तालिबान का जो है, क्योंकि वो तो फिर अब रिवोक होगा। सही है, क्योंकि पीस तो नहीं हो रहा ना। बिल्कुल ठीक है। मैं साहब एक और बड़ा अहम मामला है चाइना और ताइवान का। एक तरफ अमेरिका खड़ा हुआ है और चाइना और ताइवान की जो रिफ्ट है वो बहुत बढ़ती जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आज चाइना की तरफ से बड़ा एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम आज़ादी का मतलब जो है वो जंग समझते हैं। अगर खुदा न खास्ता दोनों ममालिक के दरमियान कोई रिफ्ट बढ़ती है, जंग की सूरत हाल क्रिएट होती है, तो एक तो पहले ये बताइएगा अमेरिका कहाँ पे खड़ा होगा, साथ ही साथ ये खत्ते में इसके कितने असरात देखें। ये जो है ना ये सारा मसला शुरू हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की वजह से। और अच्छा। ये दोनों आर्किटेक्ट्स हैं ये खत्ते को बदअमनी की तरफ ले जाने के लिए। साउथ चाइना सी में इन्होंने कॉड अपनी एक्सरसाइजेस का ऐलान किया, वहाँ ऑस्ट्रेलिया भी और जापान भी और इंडिया और अमेरिका कर रहे थे। अब साउथ चाइना सी से 90% ट्रेड चाइना का आ रहा है, ठीक है ना। आप उसकी जो लाइफ लाइन है उसके ऊपर जाके बैठ रहे हैं, उसके शिप्स को रोक रहे हैं, जो तेल लेके जा रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं। एक शिप पकड़ा भी गया, फिर उसको सब कुछ कर रहे हैं। अब ताइवान पे उनका क्लेम आज का तो नहीं है, उनका तो बहुत पहले का है। तो अब खत्ते में एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई कि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर जिस तरह घटिया तरीके से आके उसने काबिज हो गया और 370 को अबॉलिश कर दिया, अमेरिका उसके ऊपर चुप रहा। तो अगर उसने ताइवान पे बोलना है तो पहले ज़रा कश्मीर पे तो बात करे ना। अब और वो तो उस पर तो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन भी है। ताइवान को तो बहुत से ममालिक मुल्क भी नहीं मानते, ठीक है ना। तो वो उसकी तो वाकई हुई है। अगर उन्होंने ये किया
तो चाइना फोर्सिबली ले लेगा। ताइवान इतना सा एक मुल्क है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? उसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो सी ट्रेड के अंदर है, उसके पोर्ट्स के अंदर है। उससे ये नहीं है कि वहाँ गंदम इतनी हो रही है कि वो चाइना को चाहिए, या वो दवाइयाँ ऐसी बना रहे हैं कि चाइना को चाहिए। अब जिस तरह हांगकांग एक डिस्टेंट पोर्ट है, वो भी चाइना का है, उसको वो ऑपरेट कर रहे हैं, ताइवान को भी वो करना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि ताइवान जो है वो अब काफ़ी ट्रेड कर रहा है अमेरिका के ज़ोर पे। वो समझ रहे थे कि हम चाइना को आंखें दिखाएंगे, उधर मोदी भी है, उधर ऑस्ट्रेलिया की नेवी है, उधर जापान की नेवी है, ये वो। तो एंड में चाइना ने अपना मसल तो फ्लेक्स करना है। लेकिन तो अमेरिका और चाइना की तो लड़ाई नहीं होनी ना, ऐसे ही अमेरिका और चाइना की तो लड़ाई नहीं होनी, तो नीचे कोई कुत्ते बिल्लों की लड़ाई होनी है ना। तो उधर एक मोदी मार खाएगा, इधर उधर उसको चंडे चुंडे पड़ जाएंगी। तो अमेरिका ने तो वैसा पहले भी हमेशा यही किया कि पहले वो साथ खड़ा होता, लेकिन जब अमेरिका की तो हिस्ट्री है, दे हैव अ वंडरफुल हिस्ट्री ऑफ लेटिंग डाउन देयर ओन एलाइज। उनकी और नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री सेम है, वो आगे लगा के पीछे से खुद निकल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब को लोग आगे लगाते हैं, पीछे पीछे से निकल जाते हैं। तो अमेरिका भी यही करता है, मुल्कों को आगे लगाता है। मैं देखे ना, आप इस लेवल पे आके खुद लड़ाइयाँ थोड़ी लड़ते हैं। खुद तो आप वहाँ जाते हैं जहाँ आपका माशी इंटरेस्ट होता है, जहाँ आपने तेल को कंट्रोल करना होता है, जहाँ आपको सोने का कंट्रोल चाहिए, या अफ़गानिस्तान में जैसे बाकी मिनरल्स हैं उनका कंट्रोल चाहिए। और अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा ड्रग जो बिज़नेस है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ओपीएम का बिज़नेस है। सारे एयरपोर्ट्स अमेरिका के कंट्रोल में हैं, और वो किसी और मुल्क के रास्ते जा नहीं रहा, वो एयरपोर्ट से निकल रहा है। पूरा यूरोप वगैरह हर जगह जो ड्रग्स बिक रही हैं उस पर कौन सी एजेंसी पल रही है? बिल्कुल सही। तो ज़रा सोच लें इस पर। ठीक है, मेरे साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया, इंटरनेशनल जो मामला डेवलपमेंट चल रही हैं वो आपने देखा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचे रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।